आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर को। पेपर कोड है आपका 2464 और ये जो पेपर है इसके लिए आपको समय जो है वो 2 घंटे मिलेगा और पूर्णांक जो है 75 नंबर का है। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ए खंड अ के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। आज की इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुसार 3 गुण कौन से हैं जिसके आधार पर समाज में व्यक्तियों को वर्गीकृत किया गया है। उत्तर देखेंगे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में आत्मा के 3 प्रमुख गुण या तत्वों के आधार पर समाज को 3 कार्यात्मक वर्गों में बांटा है। पहला है तर्क, जिसमें शासक और दार्शनिक वर्ग आता है। दूसरा है साहस, जिसमें सैनिक और सहायक वर्ग आता है। और तीसरा है इच्छा, जिसमें उत्पादक या किसान जो है आता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी आत्मा के प्रधान गुण के अनुसार जो है अपने वर्ग में कार्य करता है। प्लेटो के अनुसार 3 मुख्य गुण और वर्ग। पहला है विवेक या तर्क। यह गुण शासक वर्ग में प्रधान होता है। दार्शनिक या बुद्धिमान लोग अपने ज्ञान और तर्क शक्ति के आधार पर राज्य का शासन करते हैं। दूसरा है साहस या उत्साह। यह गुण सैनिक या रक्षक वर्ग में प्रधान होता है। ये लोग राज्य की सुरक्षा, साहस और शौर्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा गुण है तृष्णा या इच्छा। यह गुण उत्पादक वर्ग में प्रधान होता है। इसमें किसान, व्यापारी और कारीगर शामिल होते हैं जो समाज की आर्थिक और भौतिक जरूरतों को पूरा करते हैं। प्लेटो का मानना था कि जब प्रत्येक वर्ग अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कार्य करता है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, तभी समाज में न्याय जो है स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु के संपत्ति के सिद्धांत पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। उत्तर। अरस्तु का संपत्ति का सिद्धांत निजी संपत्ति के समर्थन पर आधारित था, जिसे वह मानवीय विकास और नैतिक जीवन के लिए आवश्यक मानते थे। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में साम्यवाद का विरोध करते हुए निजी संपत्ति को उत्पादकता, उपयोगिता और उदारता के गुण विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अरस्तु के संपत्ति के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। निजी संपत्ति का समर्थन। अरस्तु निजी स्वामित्व के पक्षधर में थे, क्योंकि उनका मानना था कि लोग अपनी संपत्ति सबसे अच्छी तरह देखभाल करते हैं। मध्यम मार्ग। वह अत्यधिक संपत्ति के संग्रह के विरोधी थे। उनका मानना था कि बहुत अधिक या बहुत कम संपत्ति संघर्ष और असंतोष पैदा करती है। वे संपत्ति में एक प्रकार के मध्यम मार्ग या समानता का समर्थन करते थे। उपयोग में सामूहिकता। हालांकि स्वामित्व निजी होना चाहिए, लेकिन अरस्तु ने इस बात पर जोर दिया है कि उस संपत्ति का उपयोग सामाजिक और सार्वजनिक भलाई के लिए भी किया जाना चाहिए, जैसे कि उदारतापूर्वक दूसरों की मदद करना। नैतिक जीवन के लिए साधन। अरस्तु के लिए संपत्ति एक साधन है, न कि स्वयं साध्य। यह व्यक्ति को एक सद्गुणी और नैतिक जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है। संपत्ति के प्रकार। उन्होंने संपत्ति को 2 भागों में बांटा, निजी और सार्वजनिक संपत्ति। निजी संपत्ति में घर और खेत और सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत मंदिर और सामुदायिक स्थल आते हैं, जिसमें से व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए निजी संपत्ति को आवश्यक माना। संक्षेप में, अरस्तु का संपत्ति सिद्धांत निजी स्वामित्व और सामाजिक उपयोगिता के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहां संपत्ति का उद्देश्य व्यक्तिगत सुख के साथ नागरिक कर्तव्यों को पूरा करना है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर। मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की 3 प्रमुख विशेषताएं
निम्नलिखित है। पहला, धर्म और राजनीति का समन्वय। मध्यकाल में धर्म और राजनीति पूरी तरह से जुड़े हुए थे। राज्य को एक देवी संस्था माना जाता था। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। राजनीतिक निर्णयों पर चर्चा या धार्मिक ग्रंथों का गहरा प्रभाव था। दो तलवारों का सिद्धांत। यह काल चर्च और राज्य के बीच सत्ता के संघर्ष के लिए जाना जाता था। एक तलवार आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक था तो दूसरी तलवार लौकिक सत्ता का प्रतीक था। अधिकांश विचारक चर्च की सर्वोच्चता को प्राथमिकता देते थे। सामंतवाद। मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा सामंतवादी था। सत्ता का विकेंद्रीकरण मुख्य विशेषता थी। राजा, सामंत और किसानों के बीच भूमि आधारित संबंध थे। नागरिकों के पास अधिकारों के बजाय केवल अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, ये बतलाइए। उत्तर, पुनर्जागरण काल ने आधुनिक राजनीति विज्ञान की नींव रखी। इसकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। धर्म निरपेक्षता का उदय। राजनीति को धर्म और चर्च से अलग किया गया। ईश्वरीय कानून के बजाय मानवीय कानून को महत्व मिला। चर्च की सत्ता कमजोर हुई और राज्य को सर्वोच्च माना गया। दूसरी इसकी विशेषता, यथार्थवादी राजनीति। निकोलस मैकियावेली ने द प्रिंस में आदर्शवाद को त्यागा। राजनीति को नैतिकता के बजाय शक्ति के चश्मे से देखा गया। यह सिखाया कि राज्य को सफल होने के लिए साम, दाम, दंड और भेद चारों का प्रयोग करना चाहिए। आधुनिक संप्रभु राज्य की अवधारणा। सामंतवाद का अंत हुआ और शक्तिशाली राजतंत्र उभरे। एक निश्चित भूभाग और केंद्रीय शासन प्रणाली का विकास हुआ। जीन बोंदा जैसे विचारकों ने राज्य की सर्वोच्च शक्ति को परिभाषित किया। चौथा, मानववाद और तर्कवाद। राजनीति के केंद्र में ईश्वर की जगह मानव आ गया। अंधविश्वास के स्थान पर तर्क और वैज्ञानिक सोच को प्राथमिकता दी गई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर चर्चा शुरू हुई। राष्ट्रवाद की भावना। सामान्य भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ। लोगों में अपने देश के प्रति वफादारी की भावना जागृत हुई। मुख्य निष्कर्ष देखें तो पुनर्जागरण ने मध्यकालीन अंधकार को समाप्त कर दिया और राजनीति को एक स्वतंत्र और तर्कसंगत विषय बनाया। अगला क्वेश्चन है कि उपयोगितावाद के प्रमुख तर्क क्या हैं, बतलाइए। उत्तर, उपयोगितावाद एक नैतिक और राजनीतिक दर्शन है जिसका मूल मंत्र अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। इसके प्रमुख प्रवर्तक जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल माने जाते हैं। उपयोगितावाद के मुख्य तर्क निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित थे। पहला, सुखवाद का सिद्धांत। इसका आधार मनुष्य का स्वभाव सुख प्राप्त करना और दुख से बचना होता है। किसी भी कार्य की अच्छाई और बुराई इस बात से मापी जाती है कि वह कितना सुख पैदा करता है या कितना दुख कम करता है। बेंथम बनाम मिल। बेंथम सुख की मात्रा को महत्व देते हैं जबकि मिल सुख की गुणवत्ता पर जोर देते हैं, जैसे कि बौद्धिक सुख शारीरिक सुख से श्रेष्ठ है। परिणामवाद। फोकस। कार्य के पीछे की नीयत या इरादा महत्वपूर्ण नहीं बल्कि उसके परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी कार्य का परिणाम समाज के लिए सुखद है तो वह कार्य नैतिक रूप से सही है, भले ही वह किसी भी इरादे से किया गया हो। निष्पक्षता और समानता। उपयोगितावाद में हर व्यक्ति के सुख मूल्य का बराबर होता है। नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर निष्पक्ष रहना चाहिए। एक व्यक्ति का सुख दूसरे के सुख से अधिक कीमती नहीं होता है। उपयोगिता का पैमाना। किसी वस्तु या कानून की सार्थकता उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। राज्य और समाज को ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए जो अधिकतम लोगों के कल्याण और हितों की रक्षा करें।
मुख्य रूप से उपयोगितावाद के अनुसार वही कार्य सही है जो दुनिया में समग्र खुशी को बढ़ाता है और पीड़ा को न्यूनतम करता है।